झारखंड में पेशा का जो मुद्दा है हर बीते दिन के साथ उलझता जा रहा है। 6 महीने से जो विमर्श चल रहा है उसका कोई अंतिम कंक्लूजन सामने आता हुआ नहीं दिख रहा है। अब स्थिति यह हो गई है कि कहीं न कहीं एक्टिविस्टों के अंदर भी अपने वर्चस्व की लड़ाई दिखने लगी है। एक एक्टिविस्ट कहता है या उसकी ओर से मांग होती है कि उसे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए, चेयरपर्सन बना दिया जाए और वह वही मामले को सुलझा देगा। दूसरी ओर एक स्वर सामने आता है कि यदि हमें आमंत्रण नहीं मिला, मुझे आमंत्रण नहीं मिला तो मैं इस सेमिनार को आयोजित नहीं होगा। तीसरी ओर से आवाज आती है कि तुम लोग चाहे जितनी भी कुव्वत लगा लो, भीड़ जुटाने की जो ताकत है हमारे पास है। चौथी आवाज आती है कि जैसे भी हो, जो खिचड़ी पक रही है आधी पक्की हुई ही सही, इसे पारित होने दो, बाद में हमारे पास प्रेस कुकर है, मैं इसे ठीक कर लूंगा। यानी पारित होने के बाद, पेशा एक्ट लागू होने के बाद भी नियमों में संशोधन के रास्ते उपलब्ध हैं। इस स्थिति में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या एक्टिविस्ट पेशा एक्ट को लागू होना देना भी चाहते हैं, और यदि इसी तरह उनके अंदर सिर फुटबल चलता रहा तो फिर आदिवासी समुदाय की एक जो बड़ी महत्वाकांक्षा है उसका क्या होगा। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रभाकर तिर्की जी। प्रभाकर तिर्की जी के पास जाने के पहले मैं बता दूं कि प्रभाकर तिर्की होने का मतलब क्या होता है। प्रभाकर तिर्की झारखंड आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा, आसू के संस्थापक सदस्य, अध्यक्ष, झारखंड में जल जंगल जमीन का चेहरा, और बाद में जब आसू के अंदर भटकाव की स्थिति नजर आई तो आसू के से जुदा होते हुए कई संगठनों की इन्होंने सृजन किया, और इसके साथ ही एक बड़ा लेखक जिनकी कई किताबें आज भी आदिवासी समाज का मार्गदर्शन करती है। तो हम सीधे प्रभाकर तिर्की जी के पास चलते हैं। प्रभाकर जी, प्रभाकर तिर्की गुमनाम हो चुका है, थक गया, हार गया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि वो प्रभाकर तिर्की आज से 2 या 3 दशक पहले के अखबारों की सुर्खियां अखबार पलटते, पन्ने पलटते हैं। प्रभाकर तिर्की ने झारखंड बंद का ऐलान किया, प्रभाकर तिर्की ने रेल रोक दिया, प्रभाकर तिर्की के केंद्र को चेतावनी। वो प्रभाकर तिर्की आज भी इसी शहर में मौजूद है, आज भी वह अपना रचना संसार बसाए हुए है, किताबें लिख रहा है। पर सवाल तो आदिवासी समुदाय का है ना। ये जो मैंने बताया कि एक्टिविस्टों के अंदर ही अपने वर्चस्व के कुछ गंध हमें मिलने लगे हैं। इस हालत में यदि प्रभाकर तिर्की ने एक आवाज दी होती और एक्टिविस्टों को समझाया होता कि मगजमारी क्यों कर रहे हो, आओ बैठ के बात करते हैं, जो विमर्श पंचायती राज की कार्यशाला में हो सकता है वही विमर्श प्रभाकर तिर्की की इसी आवाज में हो सकता था, और शायद इतनी सुर्खियां भी नहीं बनती और समाधान भी हो जाता। तो फिर क्या प्रभाकर तिर्की की चुप्पी का रहस्य क्या है? देखिए, ये चुप्पी की बात नहीं है, ये तूफान के पहले की शांति है। अच्छा, ठीक है। और झारखंड में लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता। हम लोग संघर्ष पर विश्वास करते हैं, लेकिन संघर्ष के पहले जो वैचारिक ये लोगों के जहन में आनी चाहिए, वो भी जरूरी है लोगों के अंदर में तैयार करना। अच्छा। तो इसीलिए जिसको बोलते हैं वैचारिक क्रांति, हर आंदोलन के पीछे एक वैचारिक आधार होता है, उसको तैयार करने में समय लगते हैं, समय से पहले उसकी तैयारी होती है। अब आप समझ लीजिए कि इतना दिनों तक जो बहस चली है उससे एक बड़ा समुदाय खड़ा हो गया है, समाज खड़ा हो गया है, और लड़ने की मनोस्थिति में आज है। वो यही तैयारी है, और हम लोग एक संघर्ष, हमने कहा है झारखंड आंदोलन की तर्ज पर एक लड़ाई और होगी,
सरकार क्या करेगी उससे हमको मतलब नहीं है, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो इसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी, उसकी पृष्ठभूमि लिखी जा रही है। इसको आने वाले दिनों में सारे लोगों को दिखेगा। पर आप जिस कर तैयारी की बात कर रहे हैं, 1996 में पेशा लागू होता है, झारखंड का गठन 2000 में होता है। उस समय भी काफी सक्रिय थे। अपने सक्रियता की तो आप सक्रिय कहना तो एक अनुचित शब्द है, मैंने आपका प्रखर आवाज था उस वक्त। उस वक्त से लेकर आज तक 25 वर्ष गुजर गए, कितनी तैयारी पेशा लागू कर? नहीं, देखिए, राज बना एक नई उपलब्धि थी हमारी। ये हमारी इच्छा थी कि राज बना है तो हम लोग देखा जाए कि इस राज के अंदर में होता क्या है। 10 साल जब तक बीजेपी की सरकार रही तब तक हम लोगों ने ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि इसके अंदर में मंशा क्या है। बाबूलाल जी ने एक लाइन सही पकड़ा था, पार्टी के अंदर लड़ाई शुरू हो गई तो उनको तो मिसाइल की बात कर रहे हैं। राइट, उन्होंने एक लाइन पकड़ा था चीजों को बनाने की, उसके अंदर क्या था नहीं था उस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन एक रास्ता पकड़ा था उन्होंने एक शुरुआती दौर का। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीतते गए वैसे वैसे हम लोगों के समझ में ये बात आती गई कि मंशा नहीं है काम करने की, और झारखंड में जोड़ तोड़ की राजनीति के अलावे कुछ भी नहीं है। आज के दिन में जनता ने यह भी मौका दिया था कि यहाँ पे आधा अधूरी सरकार बनती है, थोड़ा इधर थोड़ा इधर। लोग कहते थे कि बहुमत की सरकार बनेगी तो हमको काम करने का मतलब अस्थिरता जो जिसको बोलते हैं राजनीतिक अस्थिरता जो राज्य में थी उसको लोगों ने समझकर राज्य में स्थिरता लाने का काम किया। लेकिन जिन लोग आज सत्ता पर बैठे उन लोगों ने क्या किया, उस स्थिरता को वो नहीं समझ रहे हैं कि स्थिरता आई क्यों है। इसलिए आई है कि सरकार जन मुद्दों पर बात करेगी, सरकार झारखंड अलग राज्य के बुनियादी सवालों का समाधान करेगी, सरकार भविष्य के लिए एक रास्ता तैयार करेगी, एक रोड मैप तैयार करेगी जिसमें कि आज का जो जनरेशन है, आज की जो नई युवा पीढ़ी, उसका भविष्य उज्जवल हो जाए। ये जनता अपेक्षा कर रही है। ये नहीं होगा, अब दिखने लगा है इनकी मंशा, नहीं होगा तो जिसकी बात मैं कर रहा था कि एक बड़ी लड़ाई होनी है स्वतः। इसके लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए स्वतः सड़कों पर आएंगे। ये परिस्थिति राज्य में बनी है। पर आपके दावे या आपका ये आकलन अपनी जगह सही है, पर एज ए पत्रकार या एक एज ए रिपोर्टर मुझे ये नजर आता है कि आदि एक्टिविस्टों की ओर से एक अच्छी पहल होती और वे अपने जो वैचारिक मैतेक है, विभिन्नता है, उसको आपस में बैठ करके सुलझा लिए होते तो शायद सरकार के पास यह अवसर नहीं होता कि तुम ही लोग तो एकजुट नहीं हो रहे हो। सरकार तो पल्ला झाड़ सकती है कि मैंने कोशिश की लगातार। अब सरकार की गंभीरता को इससे समझा जा सकता है कि एक कार्यशाला में सरकार के 4-4 मंत्री उपस्थित होते हैं, बावजूद इसके समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो सरकार तो आप पे भी एलिगेशन लगाएगी ना। देखिए, अब उसको उस तरीके से समझिए कि जब कानून बन रहा था तो उसकी एक लंबी बहस आप देखेंगे कानून बनने से पहले कि ये कानून क्यों जरूरी है। पंचायती राज सिस्टम जब बना देश के अंदर में तो ये बहस छिड़ी कि पंचायतों के अंदर में आदिवासियों के लिए अलग से कानून बनाया जाना चाहिए, और उसमें वो पूरी बहस है क्यों बनना चाहिए। उनकी रूढ़िवादी पारंपरिक व्यवस्था है, वो उसके जरिए उनका संचालन होता है, समाज उसके जरिए चलता है, उनकी अपनी अर्थव्यवस्था है तो वो इकोनॉमी को अपने ढंग से संचालित करते हैं, उनके अंदर में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन अगर मिल जाए तो ये बड़ी बहस है कानून बनने से पहले। कानून इतने लंबे बहस के बाद बना, पंचायती राज में संशोधन हुआ, कानून अपने स्वरूप में आया। इतनी लंबी बहस के बाद हमें नहीं लगता इसके अंदर बहस की और गुंजाइश है लागू करने को लेकर, क्योंकि हम लोगों को लगा कि कानून अपने आप में पूरा है, संपूर्ण है, इसकी नियमावली के चलते ये लागू नहीं हो पा रहा। हम लोग ने नियमावली की पहल की थी। तो आज जो इतने बड़े बहस की जो बात चल रही है ना, ये मुझे भी लगता है कि ये बहस का कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि जब भी कानून लागू होगा
तो उसका जो स्वरूप है वही लागू होगा। आप उसको जिस भी तरीके से लागू करिए, लागू होगा तो कानून ही। जिन लोग आज बहस कर रहे हैं, कभी कभी ये थोड़ा सा कड़ी टिप्पणी हो जाएगी मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोग कभी आंदोलन में रहे नहीं, ठीक है ना। मैं इसी और आपका इशारा कर रहा था। आपका जो अतीत है आंदोलन का भी है, और आंदोलन को सफलता पूर्वक अंजाम तक पहुंचाने के भी है। एक्टिविस्ट, तमाम एक्टिविस्टों को देखें तो वे आंदोलन का चेहरा है, पर उस मूवमेंट को सफलता में कैसे बदला जाता है इसका अनुभव शायद उनके पास नहीं है। उन दिनों को लोगों को जानना चाहिए जब रामदयाल मुन्ना जी, बीडी शर्मा जी, बंदी उरांव जी, ठीक है ना, कुछ लोग थे जिन्होंने इसका लीडरशिप लिया था। गांव में पत्थलगड़ी बाद में लोगों ने उनको भी विवाद बना दिया। पत्थलगड़ी, ये सारे दिन थे उसकी तैयारी के कि गांव स्वराज हमारा कैसे बनेगा। वो आंदोलन का एक हिस्सा था। तो जिन लोग उस पूरे आंदोलन में, उस पूरी प्रक्रिया में नहीं रहे, उन लोग इसकी गहराई को नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगता है कि बहस करके इसका रास्ता निकलेगा। बहस रास्ता नहीं है, ये नियमावली की बात हो रही है ना। सरकार को नियम बना के इफेक्टिव ढंग से कैसे लागू होगा, यही तो सरकार को करना है। सरकार उसके अंदर में छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, वो कानून के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ हो जाएगा। तो चिंता की बात भी नहीं है। उसके बावजूद भी अगर सरकार की मंशा है कि इस कानून को लागू करना है, तो ये सरकार का काम है ना। जिन लोग बहस कर रहे हैं, मैंने तो पहले भी कहा है कि अब इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है। ये सरकार का काम है कि इसको लागू कैसे करेगी। निश्चित रूप से प्रभाकर जी, हर एक्टिविस्ट की ख्वाहिश होती है, हर की ख्वाहिश है कि चांद को जमीन पर लाया जाए। पर देखना तो यह होगा ना कि चांद पर जमीन लाने का जो ख्वाहिश है, वो संवैधानिक जो व्यवस्था है हमारे देश में, उसमें उसका स्थान कितना है। वो हमारी जो ख्वाहिश है उस कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न में फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। कई बार देखा जा रहा है कि जो एक्टिविस्ट है उस कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न से भी आगे जाकर के दावा कर रहे हैं, और मामला यहीं फंस रहा है। निश्चित तौर पर ये पूरी तरह से डिफाइन हो चुका है हर कुछ। सिंपल एक नियमावली बना के उसको, नियमावली क्यों बनती है? नियमावली कानून में बहस करने के लिए नहीं बनती है। नियमावली बनती है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका कार्य रूप क्या होगा, कैसे इसको अंजाम दिया जाएगा, उसके लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बनता है। और जो भी पदाधिकारी होते हैं वो नियमावली से गाइड होते हैं। उनको अगर नियमावली नहीं देंगे तो जो नियमावली बनी हुई एग्जीक्यूटिव रूल्स जिसको बोलते हैं स्टेट का, ऑफिसर उसी से गाइड होगा। उसको पर्टिकुलर कानून के लिए जब तक नियमावली नहीं दी जाएगी वो गाइड नहीं होगा, और फिर वो अपने ढंग से काम करेगा। तो ये यही बात है कि एक गाइडलाइन देना है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देना है इसको कि कैसे काम होगा। अधिकारियों को बताना है कि अब इस कानून के तहत आपको काम करना है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि आप कुछ एक्टिविस्टों के द्वारा देखते होंगे पेशा एक्ट की मांग की, पेशा एक्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, और साथ ही उसी स्वर में यह दावा भी कर रहे हैं कि भूरिया कमेटी का जो रिकमेंडेशन है जिसमें चुनाव की व्यवस्था की गई है वो आदिवासी समाज की परंपराओं पर कुठारा घात है। आप पेशा एक्ट भी मांग रहे हैं, मैंने वो स्थिति है गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। आप पेशा एक्ट भी मांग रहे हैं, आप पेशा एक्ट की जो मूल नियम है या उसके जो संस्था है उस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए भटकाव है, ठीक है ना। बहस करने वालों की एक आदत होती है, बहस करते 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 भटकाव में चले जाते हैं। हम उस भटकाव से रोकने की बात कर रहे हैं कि अब भटकाव में मत जाइए। अभी जाइएगा कानून में बहस करिएगा, अभी तो कानून में भी बहस की बात, कानून पर ही बहस शुरू हो गई। वह बात है नियमावली की कि ये लागू कैसे होगा। अब लोग कानून पे बहस शुरू हो गई। अब कानून पे बहस करेंगे तो नेचुरली भूरिया कमेटी में जाएगा। अब भूरिया कमेटी से चले जाइए फिर पंचायती राज सिस्टम पर। तो ये भटकाव है बेसिकली। मैं तो सबसे बोलना चाहता हूं कि इस भटकाव में न उलझें। जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो भी लगा हुआ है कि ये कैसे लागू नहीं होगा इस राज्य में, उनको ताकत मिल रही है। और हम खुद
अपने आप आपस में लड़के, आपस में उलझ के उसको एक नई ताकत दे रहे हैं, नए नए बिंदु को सामने ला रहे हैं ताकि ये लंबा खिंचता रहे। तो ये हम फाइनली अपने तरफ से कन्विंस हैं कि इसको लंबा कैसे खींचा जाए, उसकी भी पृष्ठभूमि सरकार के अंदर बनी हुई है। अच्छा, सरकार भी इसमें एग्जैक्टली देखिए, इस अगर डिले होगा ना तो ये पूरा का पूरा जो नियमावली है ना, ये डाइल्यूट हो जाएगा और एक कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट हो जाएगा। देखिए, एक शब्द दो शब्द ही तो उसमें काफी होते हैं ना, तो ये डिले होगा, डाइल्यूट होगा और उसके बाद जिस मंशा से कानून बना है वो धरातल पर लागू नहीं हो पाएगा। मैं एक बात और जोड़ दे रहा हूं, एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं, क्यों इतनी बातें मैं बोल रहा हूं। 1903 में सीएनटी एक्ट बना, ठीक है ना, लागू कब हुआ? 1908 में। 5 साल क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि टाटा कंपनी जमीन पर आ रही थी, उनको जमीनें बेंट किया गया, उसको ये किया गया, रास्ता छोड़ा गया कि सीएनटी एक्ट लागू होगा तो फिर उसको जमीनें जिस तरीके से वो लेना चाहते नहीं ले पाएंगे, तो उसको जमीन देने के लिए वो रास्ता बनाया गया। 1903 के कानून को 1908 में लागू किया गया। यही परिस्थिति आज भी है। 96 के कानून को 2025 तक खींचा गया है। और देख लीजिए ना, इन्वेस्टमेंट है, अडानी आ रहे हैं, सीएम से मिल रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, मुझको मेरा ये काम हो जाए, उसके बाद कैसा कानून लागू करना। तो अलग अलग इंटरेस्ट काम कर रहे हैं इसके पीछे। लोगों को ये समझना है कि कानून जल्दी से लागू हो जाएगा। देखिए, कानून जब लागू होगा ना तो कानून सीधे वेरी नेक्स्ट डे से काम नहीं करने लगेगा। उसको गांव का स्ट्रक्चर बनाना है, अभी सचिवालय तैयार करना है, अभी लोगों को ट्रेनिंग देना है अभी उसके संचालन के लिए, ठीक है, लोगों को बताना है ये कैसे चलेगा। तो ये कैसे चलेगा तब शुरू होगा जब ये नियमावली बन के कानून लागू हो जाएगा। अभी उसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। तो उस पूरी प्रक्रिया को हम अभी रोक के रखे हुए हैं, अब बहसी में उलझे हुए हैं। तो गांव के लोगों को उसके संचालन के लिए जब तक स्ट्रांग नहीं बनाया जाएगा तब तक ये संचालित भी नहीं हो सकता। आप सरकार, आप क्या बोल रहे हैं कि ये गलत है वो गलत है? सबसे बड़ी गलती तो ये है कि हमने अभी उस ग्राम सभा को तैयार नहीं किया है जिसको अधिकार सौंपे जाने हैं। कैसे चलाएगा अपना सचिवालय, कैसे अपना ये क्या बोलते हैं बजट को मेंटेन करेगा, कैसे अपना खर्चे एक्सपेंडिचर को मेंटेन करे, इसके लिए पूरी ट्रेनिंग दी जानी है। मैं तो उन बहस करने वाले लोगों से कहना चाहूंगा कि गांव में जाइए, ग्राम सभा को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू करिए। नहीं होगा कानून लागू तो जिस दिन गांव के लोग मजबूत हो जाएंगे ना, खुद अपना काम बिना कानून के भी चला लेंगे। एक बात जो हर हाल के जीवन में उभर के आई, पंचायती राज विभाग की ओर से कार्यशाला होती है, पार्टिसिपेंट जाते हैं, पैनलिस्ट जाते हैं। अब उन पैनलिस्टों पर ही सवाल खड़ा हो गया। दावा यह किया गया है कि इस चूंकि उनका मानना है कि पेशा एक्ट की मूल भावना रूढ़िवादी प्रथा का संरक्षण है, रूढ़िवादी समाज का या 187 परंपरा का जो चीजें हैं उसको संरक्षित करना है। पर इसमें तो रूढ़िवादी प्रथा के लोग ही नहीं है, 18 के 18 कन्वर्टेड ईसाई हैं और 5-6 सरना धर्मी हैं। इसके बाद एक सवाल चला, एक नैरेटिव दूसरा भी आया कि क्या धर्म बदलने से वो परिवार या वो शख्स अपनी परंपरा से, अपनी विरासत से, 1000 वर्षों के अपने संस्कृति से क्या एक ही झटके में कट जाता है या वो भी उसका हिस्सा है? आप इसको किस रूप में देखिए? दो बातें हैं। पेशा कानून में रूढ़िवादी व्यवस्था की बात कही गई है, पारंपरिक व्यवस्था की बात कही गई है और इससे कहना ही गलत है। पहले ये क्लियर हो जाए कि जो कन्वर्टेड लोग हैं, जो ईसाई बन गए हैं, वो आज भी उसी रूढ़िवादी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। आज भी उसी का अभी भी गांव में जाइए, आप सिर्फ चर्च जाने को लेकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने आदिवासी ये कुछ छोड़ दिया है। आप बाकी जो ये है संचालन, ये प्रचलन है,
रीति रिवाज से लेके, शादी ब्याह से लेके, आपका सक्सेशन से लेके, जमीन का बंटवारा से लेके, ये सारी चीजें आज भी गांवों में रूढ़िवादी पारंपरिक व्यवस्था के जरिए ही होता है, चाहे वो ईसाई हो कि गैर ईसाई हो। वो आदिवासी के रूप में उनका संचालन उसी व्यवस्था से होता है। आदमी वो सरना में जाता है, आदमी एग्जैक्टली आप सरुल मनाते हैं लोग गांव में एक साथ, कर्म मनाते हैं लोग गांव में एक साथ, शादी ब्याह जो रीति दस्तूर है, लड़का को लड़की खोजने के लिए जाना पड़ता है, खोजते हैं, फिर कुटुंब होता है, बड़ा कुटुंब होता है, छोटा कुटुंब होता है, फिर लोटा पानी होता है, उसके बाद शादी की प्रक्रिया आती है और चर्च में सिर्फ ब्लेसिंग होती है। सही बात है, ठीक है ना, सिर्फ ब्लेसिंग होती है, बाकी पूरी प्रक्रिया समाज के अंदर ही होती है। तो ऐसा कहना गलत है कि वो रूढ़िवादी व्यवस्था से अलग हट गए, पूरी तरह से उसको फॉलो करते हैं। दूसरी बात कि ये सवाल 1960 के दशक में उठाए थे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने, महानुभाव थे, सवाल उठाया, कोर्ट में गए, कोर्ट का एक नहीं 3-3 4-4 वर्डिक्ट स्पष्ट है कि धर्म बदलने से जाति नहीं बदलती है। ठीक है, जाति का निर्धारण वंश से होता है और वंश नहीं बदलता है किसी का, उसका निर्धारण वंश से होता है। धर्म कोई भी व्यक्ति जिस भी जाति का हो, वो कोई भी धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र है, संविधान में उसकी। तो कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, हाई कोर्ट ने दिया है, उसका मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि क्या क्या कहा गया स्पष्ट तौर पर। जाति बदलने से, धर्म बदलने से जाति पर आदिवासी तो एक जाति तो है नहीं, है तो एक नस्ल है, ये तो अब उससे भी गहरा डेप्थ है। मैं जब कह रहा हूं कि उसको हम लोग बोलचाल की भाषा में जात बोलते हैं, वंश। धर्म बदलने से उसकी वंशावली नहीं बदलती है, ठीक है ना, ये क्लियर है कोर्ट में। तो उसके बाद जब कोर्ट से ऊपर हट के कोई बहस करता है तो समझिए कि ये लोगों के अंदर में भेदभाव पैदा करने की कोशिश है, लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश है, और जिस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं उस रास्ते को कमजोर करने की एक साजिश। क्या इसके पीछे एक कंस्पायरेसी यह भी है कि आदिवासी समुदाय का जो इम्पावराइजेशन है, पॉलिटिकल इम्पावराइजेशन और सोशल इम्पावर, झारखंड के संदर्भ में समझने की कोशिश करें या हालिया 60 वर्षों 70 वर्षों के इतिहास को टटोले, तो आदिवासी समाज से जो सबसे मुखर आवाज आया है अपने हक हकूक का, वो आया है ईसाई समुदाय की ओर से। क्योंकि चर्च बनने के बाद उनके अंदर एजुकेशन पहले आया, और जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्योंकि आदिवासी समुदाय का जो कन्वर्टेड हिस्सा था उसमें शिक्षा की रोशनी पहले आई, हक हकूक की बात वहीं से आई। अब आज भी आदिवासी समाज की हक हकूक को संपूर्णता में को उठा रहा है, तो एक कन्वर्टेड समाज ही उठा रहा है। तो क्या इस कन्वर्टेड समाज को ही सरना समाज से अलग कर एक बड़ी कंस्पायरेसी रची जा रही है? यही बात है। देखिए, लोग पीछे छुपे दुश्मन को नहीं समझ रहे हैं, आदिवासी समाज के अंदर ही हैं कुछ लोग जिनके मुंह से ये बुलवाया जा रहा है कि ये परिस्थिति है, लेकिन जानकारी की कमी है। आप 19 के दशक में 1850 के बाद आप आगे जाएंगे, ठीक है ना, उनके कामों को देखिए, क्रिश्चियन लोगों के। जर्मन मिशन पहले आया था 1845 में, उसके बाद से लगातार कैथोलिक मिशन जो आए, उन लोगों ने धर्म प्रचार का काम नहीं किया है। आप उस पूरे संघर्ष को लोग नहीं जानते हैं। उन लोगों ने जमीन की लड़ाई लड़ी है, जमीन की कानूनी वंश, आपका क्या बोलते हैं, हमारे जो लीवंस जो हैं, फादर लीवंस थे जो रोमन कैथोलिक चर्च के थे। ये मैं जानकारी के लिए लोगों को जान, फादर लीवंस के इतिहास को देखिए। फादर लीवंस ने यहाँ आकर यहाँ की भाषा सीखी, यहाँ के लोगों के पूरे प्रथागत व्यवस्था को उन्होंने समझा, और यहाँ के का जो जमीन का डिस्प्यूट था उसकी लड़ाई शुरू की, कानूनी लड़ाई। धर्म की लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी जमींदारों की जो जमीनों की लूट चल रही थी ना। आदिवासी बेहाल थे, कौन उनका सहारा होगा, बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन की लूट हो रही थी। तो फादर लीवंस ने यहाँ पे जमीन लूट के खिलाफ कानूनी लड़ाई की शुरुआत की।
और उस समय जितने भी डिस्प्यूट थे, बहुत सारी जमीनों को आदिवासियों को वापस कराया। जो आदमी इतना बड़ा काम कर सकता, वो उनके लिए भगवान ही हुआ ना, आदिवासियों के लिए। लोग उसके फॉलोअर बने। धर्म परिवर्तन कोई बाइबल लेके कोई नहीं यहाँ पे आया, लोग उसके लड़ाई से फॉलोअर बने। नहीं तो मेरा जो संदेह है, या कई लोगों का संदेह है, क्योंकि जो कन्वर्टेड ईसाई रहे हैं या कन्वर्टेड आदिवासी रहे हैं, वोकल हैं अधिकारों के प्रति, तो कहीं ना कहीं समाज का या सत्ताधारी वर्ग के एक तबके को लगता है कि इस वोकल आवाज को बंद कर दिया जाए, इस आवाज को साइलेंट कर दिया जाए, तो पूरा सरना समाज या पूरा आदिवासी समाज अपने अधिकारों के प्रति कितना कॉन्शियस है। देखिए, ये तो जिन लोग समझ रहे हैं, जो पीठ के पीछे दुश्मन बैठा है ना, वो लोग यही जानते हैं कि आदिवासी सरना समाज के अंदर में लोग डेप्थ में नहीं जा पाते हैं। इनको ईसाइयों से अलग कर दिया जाए तो पूरी लड़ाई कमजोर हो जाएगी, इनका जो वॉइस है वॉइस कमजोर हो जाएगा। यही साजिश है, हम लोग जानते हैं ना इसके वॉइस को। इसका एक एक घटना भी हम बताएंगे, बाद में कभी बताएंगे। दूसरी बात मैं बता रहा था कि फादर हॉफमैन, जिन्होंने आपका मुंडारी एनसाइक्लोपीडिया लिखा, ठीक है, 16 वॉल्यूम, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसका हर्बल, उसका जमीन, खेती, प्रथा, सारी चीजों का 16 वॉल्यूम में लिखा। क्या जरूरत थी? उसको सीएनटी एक्ट का ड्राफ्ट किसने बनाया? फादर हॉफमैन ने बनाया। सीएनटी एक्ट का जन्मदाता है वो। कानून फादर हॉफमैन का बनाया हुआ कानून, जो सरकार को, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को दिया था। और दिया ही नहीं, कई फेज में काम चला। कुछ लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों को समझाया, कुछ लोगों ने कानून के स्वरूप को तैयार किया और इसको लागू कराया। उस समय जितनी आसानी से सीएनटी एक्ट लागू हो गया, हमें तो लगता है कि आज अगर वही लोग होते तो पेशा कानून भी पूरी तरह से लागू हो जाता। सही बात है। तो ये मंशा की बात होती है। जिनके अंदर में दर्द होता है ना, वो जंगलों में रहते थे, तो तकलीफ होती है जब कुछ लोग बहक जाते हैं, इन सारे इतिहास को नहीं जानते लोग कि आज किया किसने। आज जो भी बेस बना है, आधार बना है इस राज्य का, शिक्षा से लेके, आर्टिकल से लेके, लिटरेचर से लेके, इतिहास से लेके, जो आधार है झारखंड का ना, वो वहीं पे तैयार हुआ है। इन सारी बातों को भूल जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझदारी की कमी है, हम लोगों को बताते रहते हैं। तो झारखंड तो केंद्र है ना, ट्रेड का केंद्र है ये। ट्रेड का केंद्र में जब सोना निकलता हो, डायमंड निकलता हो, लोहा निकलता हो, कोयला निकलता हो, तो उस पर कब्जा जमाने के लिए लोग अपना अपना तिकड़म लगाते हैं। मल्टीनेशनल लगी हुई है, अपना अपना तिकड़म लगाते हैं, और उसी तिकड़म को सफल होने के लिए लोग जो ताकत है उसको तोड़ने की भी कोशिश करते हैं। तो ये ताकत को तोड़ने की कोशिश है उन लोगों के द्वारा जो यहाँ पे मिनरल बेस झारखंड में अपना कंट्रोल बनाना चाहते हैं। जनता की लड़ाई कमजोर होगी, उनका पावर बढ़ेगा। यही तो पूरी लड़ाई है। मैं तो इस लड़ाई को धार्मिक लड़ाई और ये लड़ाई नहीं मानता। मैं मानता हूं कि ये इकोनॉमिक लड़ाई है, इकोनॉमिक की लड़ाई है, आर्थिक लड़ाई है, जिसके लिए ये सारी चीजें उठाई गई हैं। पूरा भारत का इतिहास इसी चीज से पटा पड़ा है कि कैसे लोगों को कमजोर किया गया, कैसे लोगों को तोड़ा गया। पूरा इतिहास है, इसीलिए तो लोग कमजोर होते हैं। तो आज समाज व्यवस्था की जो बात है वो लागू हो जाए। आगे कानून नहीं भी लागू होगा, इम्प्लीमेंट सही तरीके से लोग नहीं भी करेंगे ना, तो एक स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव पिक्चर आपका खड़ा हो जाएगा। आपका जो आप एम्पावरमेंट की बात बोल रहे थे, आपको एक ताकत मिल जाएगी काम करने के लिए, और आप उस ताकत का इस्तेमाल करके और खुद अपने आप को बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी, आपने चीजों को बहुत आसानी से सुलझाने की कोशिश की। हम समझते हैं कि आगे भी आप झारखंड की आवाज बने। जरूर जरूर, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, संघर्ष जारी है, कुलग्राम का अंत नहीं। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।